विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। WHO और यूनिसेफ की पहल से आज लगभग 170 से अधिक देशों में स्तनपान के महत्व और जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, स्थायी सहायता प्रणालियां बनाएं। अर्थात स्तनपान को रोका ना जा सके, जगह जगह व्यवस्था प्रणाली बनाई जाए कि माँ को स्तनपान करवाने में असुविधा ना हो, क्योंकि स्तनपान बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। श्रोताओं, माँ के दूध को कुदरत का पहला टीका कहा गया है, पर क्या हर माँ को इससे जुड़ी सही जानकारी मिलती है? क्या कामकाजी या ग्रामीण महिलाओं को इसके लिए सहयोग मिल पाता है? आज हमारे साथ है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तपस्या अग्रवाल। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्मृति। तो मैम, सबसे पहले ये आप बताइए कि स्तनपान की शुरुआत कब होनी चाहिए? देखिए श्रुति, स्तनपान की शुरुआत जो है, जैसे ही आपके बच्चे का जन्म होता है उसके विदिन 1 आवर मतलब 1 घंटे के भीतर भीतर हो जानी चाहिए, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो और चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो। सिजेरियन डिलीवरी में क्योंकि माँ की स्थिति सही नहीं होती, उसको एनेस्थेटाइज हमने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया हुआ होता है, तो उसके साथ वाले जो लेडीज़ हैं या जो भी उसके नर्सिंग वर्कर्स हैं हमारे, तो वो हेल्प करते हैं बच्चे को उसके ब्रेस्ट के पास लेके जाके, और एटलीस्ट शुरुआत तो हो ही जाती है। तो ये कहना सही होगा कि हम जितना जल्दी हो सके बच्चे के जन्म के तुरंत बाद हमें स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। और मैम, माँ का पहला दूध सबसे ज़्यादा जरूरी क्यों है, ये हमारे श्रोताओं को आप बताइए। माँ का पहला दूध जो होता है उसे हम कोलोस्ट्रम भी कहते हैं, और एक नाम और है स्मृति जो हमने उसको बोला गया है, हमारे जो बुक्स वगैरह हैं उसको हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं, क्योंकि उसका कलर जो है, उसका जो रंग है वो पीला होता है। और इसी रंग करके अधिकतर माएँ या उनके साथ वाली जो बुजुर्ग औरतें हैं वो भ्रमित हो जाती हैं कि ये दूध है या मवाद है, रस्सी तो नहीं आ रही है, तो वो बच्चे को नहीं देती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रांति जो है सबसे ज्यादा परेशानी वाली है। हम ये सोचते हैं कि मवाद आ रहा है या रस्सी आ रही है और हम बच्चे को उससे वंचित कर देते हैं, जबकि ये जो है लिक्विड गोल्ड, इसको इसीलिए कहा गया है, हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स इसमें इतने ज्यादा होते हैं, वाइटामिन्स इतने ज्यादा होते हैं, और इसमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हैं, बच्चे के लाइफ लॉन्ग उसके साथ में रहते हैं। इसमें जो एंटीबॉडीज हैं वो जब तक बच्चा पूरा उसका जीवन काल रहता है उस तक उसके साथ रहते हैं, इसीलिए इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा गया है। और ये बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए। कई 7 मासे बच्चे, 8 मासे बच्चे जो होते हैं, उस टाइम माँ का दूध नहीं आ पाता, तो उस टाइम अगर हमें 1 बूंद भी कोलेस्ट्रॉम का मिल जाता है तो वो हम अमृत मानते हैं, और उस बच्चे को हमारी ट्राई रहती है कि वो 2 बूंद मिल जाए। तो ये भ्रांति जो है कि बच्चे के माँ के जो दूध नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब कुछ रस्सी सी आ रही है, हम पिलाएं ना पिलाएं, कुछ तो पूछती हैं तो हम उनका भ्रांति दूर कर देते हैं, कुछ अपने आप ही उस दूध को नहीं पिलाती। उनका मानना ये होता है कि जब तक सफ़ेद दूध नहीं आएगा तो हम बच्चे को नहीं देंगे। तो ये जो माँ का जो पहला दूध है, जो पहले से 6 दिन तक सीक्रेट होता है, मुश्किल से ये टोटल 6 दिन में अमाउंट इसका होता है 50 to 100 ml, 50 से 100 ml के अराउंड इसका जो अमाउंट रहता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, और सबसे अधिक फ़ायदेमंद है। कहना चाहिए कि अमृत तुल्य है ये बच्चे के लिए। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। अब आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए मैम कि स्तनपान से बच्चे को कौन कौन से फायदे होते हैं, शारीरिक, मानसिक और इम्यूनिटी के लिहाज से। स्तनपान से देखिए, एक तो बॉन्डिंग डेवलप होती है माँ और बच्चे में, जो कि जीवन पर्यंत चलती है ना। माँ और बच्चे में जो प्रॉक्सिमिटी आएगी, जो उनके बीच में एक नाता जुड़ता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग से शुरू हो जाता है। हालांकि वो अलग बात है कि जब माँ के गर्भ में है बच्चा तो तभी से उसका तो रिलेशन शुरू हो जाता है, पर जो एक बाहर आने के बाद उसको जो दुनियादारी की समझ है वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही आती है। जो पहला चीज है जिसके साथ वो फिजिकली अटैच होता है वो है माँ की बॉडी। तो ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे मेन एडवांटेज तो ये है कि माँ और बच्चे में जो बॉन्डिंग डेवलप होती है, उसके अलावा बच्चे के लिए शारीरिक, मानसिक और बहुत सारी बीमारियों से जूझने की जो क्षमता आती है, जो इम्यूनिटी आती है, उसके लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत जरूरी है। हम जिसको माँ का दूध कह रहे हैं, चाहे वो पहले से 6 दिन का कोलेस्ट्रॉम हो या 6 से हफ्ते भर के बाद दूसरे हफ्ते में आने वाला ट्रांजिशनल मिल्क हो, या फिर 2 हफ्ते के बाद आने वाला मैच्योर मिल्क हो। मिल्क के कई प्रकार होते हैं, पर कोई भी प्रकार हो वो बच्चे के लिए हमेशा फायदेमंद होता है। उसमें
हर चीज, हर विटामिन, हर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह सब बैलेंस्ड अमाउंट में होते हैं, जो कि बच्चा डाइजेस्ट कर सकता है। बच्चे के इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन जो है पावर थोड़ी सी कम है, तो उसके लिए इजीली डाइजेस्टेबल जो प्रोडक्ट अगर हम बना सकते हैं, इवन जो सबसे अच्छी क्वालिटी का फार्मूला मिल्क है उससे भी ज्यादा कहीं अच्छा होता है ब्रेस्ट मिल्क। वो इजीली डाइजेस्ट होता है, मतलब आराम से पचता है, और उसमें नेचुरल लैक्सेटिव यानी कि बच्चे को कब्ज की शिकायत नहीं होती है उससे कभी भी, ब्रेस्ट मिल्क पे है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि पानी की पूर्ति जो है, बच्चे के हाइड्रेशन जितना मेंटेन रहता है वो ब्रेस्ट फीडिंग से कंप्लीट रहता है। हमें ऊपर से पानी देने की कोई जरूरत नहीं होती, बजाय कि कई बार ये होता है कि कोई मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमें मेडिसिन देनी पड़ती है, वो अलग कंडीशन है। पर एक आइडियल कंडीशन जो है, आदर्श स्थिति जो है, उसमें हमें शुरू के 6 महीने कोई भी पानी देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, जिसमें मेन है सिक्रीटरी एंटीबॉडीज, सिक्रीटरी IgA। वो जो है इम्यूनोग्लोबिन जो है, वो हमें जीवन पर्यंत जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट रखता है। हमें दूसरे इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं जो इसके कारण से बच्चे में आती हैं। जिनको माता का दूध नहीं मिल पाता है या जो किसी भी कारण से माँ के अंदर वो दूध नहीं बन पाता है, तो बच्चे जो डिप्राइव रहते हैं, मतलब जिनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिला, उनकी कंपैरिजन में जिनको ब्रेस्ट मिल्क पूरा मिला है, उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें जमीन आसमान का अंतर आप देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। कुछ जो है एंटीबॉडीज हैं, लाइसोजाइम है और प्रोटीन्स वगैरह हैं जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। एक जो है लैक्टोफेरिन है, लैक्ट एल्बुमिन है, जो प्रोटीन है जो कि स्टमक में जाके एसिडिक pH होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे स्टमक में पित्त जो है, अम्लीय जो होता है, उसके कांटेक्ट में आते ही वो एक ऐसा प्रोटीन बना लेता है जो हमें आगे जाके कैंसर से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। हैमलेट सेल्स बनती हैं। तो ये सारी बातें हमारे को जाननी बेहद जरूरी है। हमें ये जानना जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए कितनी जरूरी है ना। और इसी के साथ में एक चीज और कवर करना चाहूंगी, शायद आपका अगला प्रश्न यही होगा कि माँ के लिए क्यों जरूरी है। माँ का जो है, जो आजकल जैसे फिटनेस के लिए फ्रीक हैं लेडीज, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग से वो उनकी फिटनेस और मेंटेन रहती है। उनका जो यूट्रस है वापस से अपने गर्भधारण से पूर्व की जो स्थिति है उसमें जाने में हेल्प मिलती है, उतना ही वो जल्दी जाता है अंदर, और उससे उनका जो एब्डोमिनल पार्ट है, जो पेट निकल आता है, वो वापस अपनी पूर्व स्थिति में जल्दी जाता है। बच्चे और माँ की जो बॉन्डिंग पहले से ही हो जाती है, तो बच्चे के साथ साथ माँ के भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि फिटनेस जो है वो अपनी जल्दी आएगी, और दूसरा जो है उनमें जो हार्मोन्स हैं उनका सारा जो रीस्टेब्लिशमेंट है, आपको पता ही है प्रेगनेंसी में सारे हार्मोन चेंज होते हैं और सारा कुछ होता है, तो वो वापस से अपनी पूर्व स्थिति में जाने में ये ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सहायक होती है। और ब्रेस्ट फीडिंग के कारण ही उसका जो मासिक स्राव है, जो इसको हमको पीरियड्स कहते हैं, वो सब कुछ अपने टाइम पे आना शुरू होता है। क्या ऐसी कोई मेडिकल स्थिति है जिसमें माँ स्तनपान नहीं करा सकती है? अगर माँ, तो ऐसे में क्या विकल्प होते हैं? मतलब क्या दवाइयाँ देनी चाहिए, एक माँ को क्या लेनी चाहिए दवाइयाँ, और बच्चे के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए वो खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी? देखिए, वैसे तो बहुत कम कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग को मना करते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा जो है वो, जैसे माँ को आदत नहीं होती, तो ब्रेस्ट के निपल्स में थोड़े थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं, तो हल्का हल्का सा ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है। तो हल्का सा ब्लड मिक्स्ड मिल्क तो हम देने के लिए कोई मनाही नहीं करते हैं। और कुछ केसेस हैं जैसे एक्टिव HIV, अच्छा। अगर माँ को एड्स है और वो एक्टिव कंडीशन में है, कुछ हैं कंडीशन जैसे एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, TB की बीमारी है माँ में, तो हम मना करते हैं। एक होती है बीमारी ब्रुसेलोसिस, वो भी अगर एक्टिव कंडीशन में है, मतलब इन्फेक्शियस कंडीशन में है, उसी केस में हम ब्रेस्ट फीडिंग को मना करते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग को मना करें। और जिनमें हम मना करते हैं उसमें विकल्प तो है ही, जैसे आजकल जो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बैंक बने हुए हैं, आप वहां से जाके और ATM से अपन जैसे पैसे निकालते हैं वैसे वहां पे ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा आपको। तो जिन माओं के जरूरत से ज्यादा है, भाई उनके बच्चे के लिए पूर्ति हो गई है, तो बहुत अच्छी सुविधा है। जिन माओं की जरूरत से ज्यादा बन रहा है, कोई बीमारी नहीं है पर एक्सेस अमाउंट में बन रहा है, तो वो अपना ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर सकती हैं। तो वो उन बैंक्स में प्रिजर्व रहता है और फिर आप ATM से निकाल सकते हैं उस ब्रेस्ट मिल्क वाले में। और दूसरे अगर
बिल्कुल भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो फिर फार्मूला फेड है ही, क्योंकि उसमें कोशिश यही रहती है कि ब्रेस्ट मिल्क जितनी उनको न्यूट्रिशन मिले, हालांकि उतना नहीं मिल पाता पर एटलीस्ट गाय के दूध से तो ज़्यादा ही होता है। इसलिए हम पीडियाट्रिशियंस जो हैं वो सलाह देते हैं कि गाय का दूध नहीं देना है, फार्मूला फेड दो आप, है ना, क्योंकि उसकी जो कंटेंट्स हैं वो ब्रेस्ट मिल्क से बहुत मिलते जुलते हैं। तो तपस्या मैम, कई बार ये होता है ना कि महिलाएं पूछती है कि दूध बहुत कम बन रहा है, तो उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, सुझाव तो उनको यही रहेगा कि हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि उनका जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है उनका दूध बनना वो बढ़ जाए। उसके लिए हम उनको पहले अपने डाइट सुधारने के लिए कहेंगे। डाइट में ये रहेगा कि माँ को अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस या जिसको दूध से एलर्जी नहीं है तो उसको कम से कम 3 टाइम गाय का दूध लेना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने वाले गैलेक्टोगॉक्स जिनको हम कहते हैं, कुछ इस तरह के पाउडर्स अवेलेबल हैं, वो हम दूध में मिला के लेने को कहते हैं। एक मूंग की दाल जो होती है, चाहे छिलका मूंग हो चाहे धुली मूंग हो, दोनों ही ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। तो हमारी सलाह यही रहती है कि आप लंच लें या डिनर लें, उसमें एक टाइम आप छिलका मूंग और अगले दिन आप धुली हुई मूंग लें। इस तरह से रहेगा। ये हमारा हो गया लंच का। रोटी सब्जी हमें पेट भर के खानी है ताकि हमारा गैस्ट्रिक अपसेट है वो ना हो। और इसके अलावा जो हमारा ब्रेकफास्ट है उसमें हम दूध दलिया ले सकते हैं। दूध दलिया जो है बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो हमारे घरों में सौंफ और काला जीरा और मिश्री वगैरह देते हैं, ये सब भी सहायक होते हैं ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए। इन सब से जब नहीं होता तो हमारे पास कुछ मेडिकेशन है, वो हम मेडिसिन देते हैं, उनसे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है। तो मैम, माँ तो हर वक्त तो बच्चे के पास में रहती है, लेकिन समस्या तब आती है जब कामकाजी महिलाएं स्तनपान कैसे जारी रखें। क्या ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज या पंपिंग व्यवहारिक विकल्प है इसका? बिल्कुल व्यवहारिक विकल्प है। आप जैसे ब्रेस्ट मिल्क का ये है 4-4-4 का क्राइटेरिया रहता है। फर्स्ट 4 जो है उससे ये पता लगता है कि हम रूम टेम्परेचर पे ब्रेस्ट मिल्क को 4 घंटे तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और 4 दिन तक हम रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, 4 महीने तक हम रख सकते हैं अगर हम उसे फ्रीजर में स्टोर करें। तो ये तरीके हैं। महिलाएं अपने काम पे जाने से पहले पंप से या अपने आप ऐसे ही दबा के, जैसे हम लोग बताते हैं तरीका कि कैसे अपने ब्रेस्ट को कंप्रेस करके उसका मिल्क निकाल सकते हैं, वो निकाल के अपने सिंपल फ्रिज में रख जाएं। फ्रिज आजकल आमतौर पे सबके घरों में होता है, नहीं भी होता तो रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, 4 घंटे में तो पी लेगा बच्चा। तपस्या मैम, ये बताइए कि WHO और भारत सरकार की स्तनपान को लेकर क्या सिफारिशें हैं? देखिए, WHO जो है आजकल बहुत ज़्यादा इस हिसाब से काम कर रहा है और वो काम बहुत सही तरीके से जा भी रहा है। पर इस बार का 2025 का क्राइटेरिया ये है WHO और इंडिया का जो कोलैबोरेशन है कि हमारे यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान है, वो कम से कम 50% बढ़ जाए, कम से कम मतलब 1.5 गुना हो जाए। तो ये क्राइटेरिया है। इसके लिए हमारे यहाँ खूब सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से बहुत कुछ चेंज हो रहा है। हमारा भारत भी तो भारत बदल रहा है, तो हम आशा करते हैं इस तरफ भी काफ़ी सुधार होंगे। मैम, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चे को कब तक केवल माँ का दूध देना चाहिए और कब से पूरक आहार देना शुरू किया जा सकता है? क्यों ये जानकारी बहुत जरूरी होती है महिलाओं के लिए। देखिए, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि स्तनपान के लिए हमारे यहाँ 3 ई, वो 3 ई बहुत प्रचलन में है। उसमें फर्स्ट ई जो होता है वो है अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग का मैंने आपको बता दिया कि विदिन 1 आवर हमको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। सेकेंड जो है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो होना चाहिए फर्स्ट 6 महीने, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद शुरू के 6 महीने उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना है, हमको उसको पानी भी नहीं देना। बहुत सारी माएँ हैं वो बेचारी ये सोचती हैं कि गर्मी बहुत है, हमारे बच्चे को प्यास लग रही होगी। नहीं, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में पानी है, सफिशिएंट अमाउंट में सब कुछ है, तो हमें अलग से ऊपर से कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो शुरू के जो 6 महीने हैं वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाएंगे और उसी तरह से हमें ब्रेस्ट फीड कराना है। और 6 महीने के बाद जो है हमें वीनिंग शुरू करनी चाहिए। वीनिंग का मतलब ये है कि हम धीरे धीरे पका हुआ केला, सेमी सॉलिड हुआ, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें होममेड चीजें दें। जैसे बॉइल्ड राइस हम दे सकते हैं, चावल को उबाल के उसको मैश करके दे सकते हैं, आलू उबला हुआ है उसको मैश करके दे सकते हैं, बटर मिला के सिंपल केला है उसको मैश करके दें। तो 6 महीने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड शुरू करना चाहिए माँ के दूध के साथ। साल भर के बाद हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका जो रेशियो है माँ का दूध और सेमी सॉलिड आहार, वो धीरे धीरे सेमी सॉलिड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, है ना। और अब जब साल भर हो गया है तब जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है उसके रिक्वायरमेंट्स को
फुलफिल नहीं कर पाता। तो हमें धीरे धीरे साल भर तक ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ऊपर की चीजें ज्यादा खाने लग जाए, और धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग हम छुड़ाने की कोशिश साल भर से ही करनी चाहिए। तब जाके वो कोई एक दिन का काम नहीं है बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क छुड़ाना, है ना, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे इजी वे वही है ना, वो आएगा फटाफट से अपने माँ के पास आ जाएगा और ब्रेस्ट मिल्क लेने लग जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंडेंट कम रहे, क्योंकि देखिए बाहर की दुनिया के लिए उसको अभी से तैयार होना है, और हमारे ब्रेस्ट मिल्क में अगर वो रहेगा तो इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा जल्दी से। दूसरा, उसका जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है अब बढ़ गई है, वो हमारे ब्रेस्ट मिल्क से अब पूरी नहीं हो सकती, है ना। तो हमें मैक्सिमम ये कोशिश करनी चाहिए कि 2 साल बहुत है, 2 साल तक आप अपना दूध पिला सकते हैं। कुछ माएँ मेरे पास आती हैं, कहती हैं कि ना हमने छुड़ा तो दिया है, बस रात में थोड़ा बहुत लेता है। पर रात में लेने का मतलब ये है कि आपके दूध बन रहा है, आपके सारे हार्मोन्स जो है अभी वही सेटिंग में है, तो ना आपकी सेटिंग चेंज हो पाएगी और ना बच्चे की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाएंगी। बच्चा ब्रेस्ट मिल्क के चक्कर में ऊपरी आहार लेना बंद कर देगा या लेगा ही नहीं, है ना। तो ये बच्चे के लिए भी सही नहीं है और माँ के लिए भी सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू के 6 महीने हमें सिर्फ माँ का दूध देना है। 6 महीने से साल भर तक हम थोड़ा सेमी सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं, और 1 साल से के बाद हमें सॉलिड पे लाना है बच्चे को, और माँ का दूध धीरे धीरे कम करना है, ताकि 2 साल तक होते होते हम माँ का दूध पूरा छुड़ा सके। तपस्या मैम, कई बार क्या होता है कि बच्चा 3-4 साल तक दूध नहीं छोड़ता है, तो इसके लिए माँ क्या प्रयास करे, मतलब कैसे छुड़वाए उसे? देखिए, ये माँ का नहीं तो पूरे परिवार का ही प्रयास होना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध छोड़ने के लिए बच्चे को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जब भी उसको भूख लगे तब हम उसके माँ के आसपास ना आने दें, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसको जैसे उसको समझ नहीं है, उसको हम बस फिजिकली हम रोक सकते हैं, डांट फटकार हम सकते नहीं है, वो रोलेगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस टाइम वो भूखा हो, हर बच्चे का अपना अलग पैटर्न होता है, और घर में जो दादी नानी है उनको पता होता है कि इसको इतनी देर बाद भूख लगेगी, उस टाइम हम उसको कोई उसकी पसंद की चीज़ खिला दें, या उसका पेट भर दें, या फिर कुछ उसको किसी खेल में लगा के हम उसको ऊपरी आहार दे दें, तो उसका पेट भर जाएगा। पेट भरने के बाद उसका जो है वो माँ के दूध के लिए जो विचलित हो रहा है वो उसका कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते होते छूट जाएगा। कोशिश करें कि माँ से दूर सुलाएं, किसी दादी के पास या नानी के पास। इवन उनके आजकल तो देखिए बहुत आधुनिक जमाना हो गया है, फादर को भी पैटर्निटी लीव मिलने लग गई है आजकल, तो कोशिश करें कि वो फादर के पास सोए, तो उसकी ब्रेस्ट मिल्क लेने की आदत ऐसे छूटेगी। तपस्या मैम, क्या स्तनपान करवाते समय माँ को भी मानसिक तनाव या भावात्मक स्थिति पर असर पड़ता ही है, और क्या क्या असर डालती है उस पर ये चीजें? देखिए, भावनात्मक संबंध तो होता ही है, हर स्टेप पे होता है। ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन भी एक भावनात्मक वो ही है। इवन जब शुरू में बच्चा छोटा होता है, और कामकाजी महिलाएं मेरी इस बात को ज्यादा समझ पाएंगी, जब वो अपने काम पे जाती हैं अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़कर, तो वहां पे कोई भी बच्चा जब रोता है, कोई छोटा बच्चा रोने की आवाज से उनके ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीशन शुरू हो जाता है। भले ही उनका खुद का बच्चा नहीं रो रहा हो, कोई भी आसपास का बच्चा रोता है तो उनके सिक्रीशन शुरू हो जाता है। तो ये भावनात्मक रिलेशन ही है सारा। हमारे क्या है, हमारे बच्चे से हमारी इमोशनल बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, और इसीलिए तो हम कहते हैं जब बच्चा रोएगा तब माँ पिलाएगी। इसको हम फीडिंग ऑन डिमांड कहते हैं। फीडिंग ऑन डिमांड हमारे करने से नहीं आती है, हमारे जो बच्चा है उसके इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं माँ से जुड़ जाते हैं। जब वो भूखा होगा, भूख से रोएगा, तब माँ के अंदर एकदम ममता जागेगी। पुराने लोग कहते हैं कि यही ममता हमारे स्तनों के द्वारा बहती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब हमारा बच्चा रोता है तब हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये है कि माँ के अंदर कोई स्ट्रेस चल रहा है, किसी मानसिक चिंता में है वो, तो उसका सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि माँ को खुश रखें, क्योंकि माँ का जो शुरू का 6 महीने होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। उस टाइम वो डिप्रेशन की कंडीशन में रहती है, जिसको हम हमारी मेडिकल टर्म में पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। उस वक्त उसको इतनी चिंताएं होती हैं। माँ बनती है, एक बार लगता है कि हम लोग कहते हैं, हमारे जो मैथोलॉजी है उसमें हम कहते हैं कि माँ का दूसरा जन्म है। तो माँ का दूसरा जन्म है, एक तो वो उस डिप्रेशन से निकल रही होती है, दूसरा अब उसके जो चिंताएं हैं सारी अपने बच्चे को लेके हो गई हैं। वो उसको दुनिया का डर किस लिए है, सिर्फ अपने बच्चे को लेके। उसको ये लगता है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, और उसका ममत्व बार बार जागता है। हाँ, और जब आपकी गोद में आपका बच्चा आता है तब आपको लगता है कि मेरे को मेरी लाइफ मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ अपने बच्चे के लिए चाहिए, है ना। मैं जीऊं, रोज यही प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे को लंबी उम्र देना ताकि मैं मेरे बच्चे को संभाल पाऊं। इस नन्ही जान को कौन संभालेगा, है ना। तो उसको स्ट्रेस फ्री करने के लिए एक माहौल देना चाहिए घर में। उसका हस्बैंड उसके पास रुके, उसके जो इन लॉज हैं, अगर वो मायके में है तो उसके पेरेंट्स हैं, उनको सबको एक
फेवरेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए उसको रिलैक्स करने के लिए, तभी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन। भूमिका भी बहुत परिवार की भूमिका पूरी है, अगर कामकाजी है तो भी है और घरेलू है तो भी है। उनको उस डिप्रेशन से निकालने के लिए पूरे परिवार को एक वो देना चाहिए। अच्छा, एक ये तरीका है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त मोबाइल ना देखें, टीवी ना देखें, हम कोई हल्का फुल्का म्यूजिक सुन सकते हैं, हम क्या कहीं इंडल्ज ना हो। हाँ, क्योंकि आजकल क्योंकि हाईटेक महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं कि मोबाइल चलता रहता है, चैटिंग चलती रहती है। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सॉफ्ट म्यूजिक सुने अंधेरे कमरे में। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जब भी बच्चे को दूध पिलाएं, अपने रूम में जाएं, रूम की लाइट्स ऑफ कर दें आराम से, उससे बच्चा भी रिलैक्स होगा, आप भी रिलैक्स होंगे और आप फीड आराम से, बिल्कुल तनाव मुक्त ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। तपस्या मैम, स्तनपान से जुड़े कुछ सामान्य मिथक क्या है और उन्हें तोड़ना जरूरी भी है, तो क्या है वो मिथक, बताएं इस बारे में। मिथक तो यही है, देखिए स्मृति, सबसे बड़ा कि कोलेस्ट्रॉम को लेके कि पीला पीला आ रहा है, ये दूध नहीं है, ये गंदा दूध है। 5-6 दिन में जब गंदा दूध निकल जाएगा तब हम बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी भ्रांति है जिससे मैं रोज़ गुजरती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ डिलीवरीज होती हैं, फिर मेरे को जाके समझाना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि ये गंदा पानी नहीं है, ये जो है इसके लिए अमृत है, इसको पिलाओ। कुछ समझती हैं, कुछ नहीं समझती। फिर मैंने अपने स्टाफ को बोल रखा है कि नहीं, कुछ बूंदे तो जाएं बच्चे के, तो वो स्टाफ जबरदस्ती पिला के आता है। हम लोग तो इतना करते हैं क्योंकि हमें पता है वो 4-5 बूंदों की कीमत है ना। तो सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है, जरा सा खून दिखा नहीं, निप्पल क्रैक हुए नहीं, बच्चे को दूध पिलाना बंद। बच्चे को दूध पिलाना बंद करते ही देखिए बॉडी तो सीक्रेट कर रही है मिल्क। अब बच्चे को हम दूध पिला नहीं रहे हैं तो उस ब्रेस्ट मिल्क की जो है गांठें पड़ जाती हैं ब्रेस्ट में, तो वो आगे जाके इन्फेक्शियस हो जाएंगी, उसमें पस पड़ जाएगा, तो उसमें चीरा लगाने तक की नौबत आ जाती है। और ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, इतनी समस्याएं आ सकती हैं। ब्रेस्ट टिश्यू में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण ब्रेस्ट टिश्यू का कोई भी घाव हील होने में महीनों लगाता है। तो इसमें माँ के लिए बहुत दुखदायी दिन होते हैं ये, तो उनसे बचने के लिए हमें ये भ्रांतियों को दूर करना ही चाहिए। जी बिल्कुल मैम। अंत में आप उन सभी माँओं को क्या संदेश देना चाहेगी जो इस वक्त किसी न किसी उलझन में है, मतलब कि हमें दूध पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए, या जो भी उलझन से वो गुजर रही है? देखिए, उन सब माँओं के लिए मैं फिर से हमारे 3 P's होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है P। उसमें फर्स्ट P जो होता है प्रैक्टिस। आप अभी नई नई माँ बनी हैं, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। कोई भी ब्रेस्ट फीड कराना सीख के नहीं आता है, सबको अपने बच्चे के हिसाब से सीखना पड़ता है। उसके लिए जो कंफर्टेबल पोजीशन होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी सहेली ने या कभी किसी और लेडी ने, आपके घर में सास ने या आपकी मम्मी ने जिस पोजीशन में ब्रेस्ट फीड कराया हो, उस पोजीशन में आप भी ईजी हों। आपका अलग अपना कंफर्ट जोन होता है। ब्रेस्ट फीडिंग की 6 पोजीशन तो हैं ही, उसमें कहीं ना कहीं आप फिट हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेस आप मन से निकाल दें कि आपको दूध पिलाना नहीं आ रहा और आप सीख नहीं पाएंगी। धीरे धीरे 1-2 दिन में आपकी बॉन्डिंग जब बढ़ेगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा बच्चा कैसे कंफर्टेबल रहता है और किस पोजीशन में वो ज़्यादा दूध पी पाता है। तो ये आपकी अपनी अलग पोजीशन डिसाइड होती है आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से। तो प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, अभी नहीं तो 2 दिन बाद हो जाएगी। तो ऐसे हमें घबराना नहीं है। इसके अलावा जो है परसिस्टेंस रहनी चाहिए। परसिस्टेंस मतलब हमें दिन में एटलीस्ट 2 घंटे 120 मिनट हमें ब्रेस्ट फीड करानी है। हम डर जाते हैं कि हमें तो इतनी देर लेके बैठा पड़ता है। नहीं, हमें डरना नहीं है। हमें टोटल मिला के आप जब देखेंगे तो आप काउंट करेंगे तो आपकी मुश्किल से 1 घंटा है, पर वो 1 घंटे को हम बार बार, जैसे हमें तो जब बच्चा रोएगा तब हमें फीड कराना पड़ेगा। हर बच्चे का अपना अलग अलग होता है। वो थोड़ा सा पीप के कई बच्चे थक जाते हैं और वो सो जाते हैं, तो फिर हमें उनके उठने का इंतजार करना है। तो यहाँ रूटीन बनाना है, मतलब रूटीन बनाना है। तो ये जो है, ये 2 P जो है, पेशेंस और परसिस्टेंस, वो ये इस चीज़ के हैं कि हमें घबराना नहीं है कि क्या ये तो इतना सा पीता है फिर सो जाता है। नहीं, हमें उस बच्चे के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसकी स्टमक कैपेसिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे उसकी सकलिंग पावर बढ़ेगी, उसकी मसल पावर बढ़ेगी। वो भी तो बेचारा बच्चा अभी एकदम सेफ एनवायरनमेंट से बाहर आया है, तो हमसे ज़्यादा तो वो सहन कर रहा है कि वो कहाँ आ गया, क्योंकि वो तो माँ के गर्भ में था, सबसे सेफ एनवायरनमेंट में था। तो हमें उस बच्चे के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो शायद हमें पेशेंस ज़्यादा आ जाए। तो हमारे श्रोता ये 2 P जरूर याद रखेंगे। हाँ, तीसरा P भी याद रख लें कि थोड़े बहुत पेन से हमें घबराना नहीं है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तपस्या साहिबा का। आपने न सिर्फ मेडिकल दृष्टिकोण से बल्कि एक भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमें स्तनपान की जरूरत और महत्ता समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आभार स्मृति, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद।